Okay, website design. Website design is similar to traditional print publishing. Every website is an information display container, just as a book in a container, and every web page is like the page in a book. However, web design uses a framework based on digital code and display technology to construct and maintain an environment to distribute information in multiple formats. Taken to its full potential, web design is undoubtedly the most sophisticated and increasingly complex method to support communication in today's world. इसमें बस अब ध्यान देना है कि वेबसाइट डिज़ाइन का क्या-क्या ध्यान देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही कह रहे हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो एक फ्रेमवर्क से बनता है जिसमें कोडिंग यूज़ होती है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ मतलब सॉफ्टवेयर्स, प्लगइन्स ये सारे यूज़ करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके टू वेरियस पीपल। आप अगर इंटरनेट सर्च करोगे तो देयर आर वेराइटी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन करने के लिए क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। द कंटेंट, द यूजेबिलिटी, USABILITY, ये ओवर रिटन हो गया है, ठीक है। द अपीयरेंस एंड द विजिबिलिटी। द कंटेंट क्या है, द सब्सटेंस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द साइट शुड बी रेलिवेंट टू द साइट। रेलिवेंट होना चाहिए, जो भी आप साइट पर अपलोड करेंगे। ऑल्सो शुड टारगेट द एरिया ऑफ द पब्लिक दैट द वेबसाइट इज कंसर्न विथ। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कंटेंट जो है वो लोगों की फेमिलियरिटी, लोगों के हिसाब की होनी चाहिए। यूजेबिलिटी मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और नेविगेशन मतलब वेबसाइट में नेविगेट करना। आप अगर हिंदी वर्ड खोजोगे तो मतलब उसमें खोजना, वेबसाइट को यूज़ करना, नेविगेशन कहते हैं। तो वो इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, नेविगेशन आसान होना चाहिए, और रिलायबल मतलब सेफ होना चाहिए। ये नहीं कि वेबसाइट चल रही है और आपकी डेटा चोरी की जा रही हो। अपीयरेंस में आपके ग्राफिक्स और टेक्स्ट शुड इंक्लूड सिंगल स्टाइल। आपको पता है डिजाइनर्स जो होते हैं ना, वो एक स्टाइल यूज करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टाइल में ये कलर पैलेट्स यूज होंगे, टेक्स्ट का ये कलर होगा, फोटो के कैप्शन के ये कलर होगा। अब देखना वेबसाइट में डिफरेंट कलर थीम्स सेट होते हैं डिजाइनिंग के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो डिजाइनर होता है उसे कोडिंग नहीं आती और जो कोडर होता है उसे डिजाइनिंग नहीं आती है, बट इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सकता है। फ्लू आउट द टू शो कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए। अब मान लो एक पेज पे फॉन्ट काफी बड़ा है, अगले पेज पे फॉन्ट बहुत छोटा है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। इसी वजह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वेब डिजाइनर्स। विजिबिलिटी, द साइट मस्ट बी इजी टू फाइंड वाया मोस्ट, बहुत लोगों को आराम से मिल जाए, इफ नॉट ऑल मेजर सर्च इंजिन एंड एडवर्टाइजमेंट मीडिया। आपका पहले तो डोमेन नेम अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आप डोमेन नेम सर्च पोर्टल में डालते हो या www. वो पर्टिकुलर name.com, edu जो भी आप डालते हो, वो तुरंत वेबसाइट आनी चाहिए, या अगर डाले तो उसे मिलता जुलता कुछ भी होना ही चाहिए इंटरनेट पर, ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए। Multidisciplinary requirements. Website design crosses multiple disciplines of multiple information systems, information technology, and communication design. The website is an information system whose components are sometimes classified as front and back end. जो मैंने आपको फ्रंट एंड और बैक एंड बताया, फ्रंट एंड इज क्लाइंट साइड एंड बैक एंड इज सर्वर साइड। फ्रंट एंड मीन्स क्लाइंट साइड और बैक एंड मीन्स सर्वर साइड, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन करा था। द ऑब्जर्वेबल कंटेंट जो है, पेज लेआउट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, इज नोन एज फ्रंट एंड, जो आपको दिख रही है। बैक एंड comprises the organization and efficiency of the source code. इनविजिबल स्क्रिप्टेड फंक्शंस, जो मैंने आपको HTML कोड बताया था, दिखाया था, वो है इनविजिबल, आपको दिखता नहीं है। सर्वर साइड कंपोनेंट्स, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, विच इज अ पार्ट ऑफ IT स्टडीज दैट प्रोसेसेस द आउटपुट फ्रॉम द फ्रंट एंड। मतलब बैक एंड का काम होता है प्रोसेस करना और फ्रंट एंड पर लोगों को दिखाना। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट मे बी कैरिड आउट बाय अ मल्टी स्किल्ड इंडिविजुअल, ऑल्सो नोन एज वेब मास्टर और प्रोजेक्ट मास्टर। उसके दोनों काम होने चाहिए, उसे डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए, और वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। मैं ओवरसी कोलैबोरेटिव डिजाइन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। एनवायरनमेंट लेआउट, मतलब वेबसाइट का जो लेआउट होता है उसकी बात कर रहे हैं, इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड मतलब दो धारी तलवार। On the one hand, it is expression of a framework. It is the expression of the framework that actively shapes the web designer. मतलब कि जो वेब डिजाइनर है ना, उनकी ना अपनी एक स्टाइल होती है। कोई भी डिजाइनर हो, उसकी अपनी एक आर्टिस्टिक स्टाइल होती है, तो एक तरफ वो है। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ, द डिजाइनर अडैप्ट्स दैट फ्रेमवर्क टू प्रोजेक्ट्स लेआउट इन द मींस ऑफ कंटेंट डिलीवरी। कई बार कंटेंट डिलीवरी के लिए जो डिजाइनर है उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पब्लिशिंग अ वेब एंगेजेस कम्युनिकेशन। आप वेबसाइट जब बना रहे हैं ना, तो बहुत से लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डिजाइनर, कोडर, वेबसाइट एडिटर, ये सब आपस में डिस्कशन करते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज व्हेन इन द प्रोडक्ट क्रिएटेड। जो प्रोडक्ट बन भी जाता है, मतलब वेबसाइट जब बन भी जाती है, तब भी आपस में काफी एंगेजमेंट क्रिएट होता है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। जो ऑफिस में होते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस होती है, उसमें किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, क्या लोगों के थॉट होते हैं। पब्लिकेशन इंप्लाइज एडेप्टेशन ऑफ कल्चर एंड कंटेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब जो वेबसाइट का कंटेंट है और उसके लिए क्या आपको फॉर्मेट रखनी है, किस तरह का आपको कलर पैलेट फॉलो करना, उन सब को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। Web design incorporates multiple intersections between many layers of technical and social understanding, demanding creative direction, design elements, structure, and some form of social organization. एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्रिएटिव डायरेक्शन होना चाहिए,
और डिज़ाइन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को कैसे पुट करा जाए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक बेसिकली हर बंदे के पास तो सारी टैलेंट नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए तरह-तरह के लोगों को हायर करा जाता है। और कंपनीज़ कोई एक वेबसाइट पर नहीं काम करती, काफ़ी वेबसाइट्स पर काम करती हैं। तो अगर एक डिज़ाइन एलिमेंट को समझने के लिए कोई बंदा है, तो वो 4-5 और वेबसाइट के भी डिज़ाइन एलिमेंट्स को स्टडी करेगा। सो defining differing goals and methods resolve effectively in successful deployment of education software and team management during the design process. अब एक वेबसाइट में बनाने में आप जैसे चैप्टर 4 पढ़ोगे ना इसके, तो उसमें यूनिट 4 नॉट चैप्टर 4, यूनिट 4 के चैप्टर 4 में पीपल इन्वॉल्व इन वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको पता चलेगा कि एक वेबसाइट बनाने में कितने-कितने लोगों का ज़रूरत पड़ता है, कितने लोगों की सहायता लगती है। However, many competing and evolving platforms and environments challenge acceptance, completion and continuity of every design product. अभी जैसे कुछ एप्लीकेशंस है जैसे विक्स आ गए हैं। विक्स में आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हो, उसमें बस अपनी कुछ एक डिटेल्स दे दो और फिर आपकी फ्री की वेबसाइट बन जाएगी। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये ब्लॉग पैटर्न जो विक्स काम करता है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पैटर्न में काम करता है। उनको वैसी वेबसाइट नहीं चाहिए, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट चाहिए। आप evanto.com EVANTO evanto.com में जाओ, आपको वहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट के थीम्स मिल जाएंगे विच आर टोटली डिफरेंट देन द वेबसाइट्स विच आर क्रिएटेड बाय विक्स या godaddy.com या गूगल की तरफ से या कोई भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन आपको जो वेबसाइट बना कर दिया उससे बहुत ही डिफरेंट होते हैं ये थीम्स। और आजकल वो जॉब्स रिप्लेस करी जा रही है वेबसाइट डेवलपमेंट की। मतलब जैसे पहले क्या होता था, जो छोटे-मोटे लोग होते थे जिनको वेबसाइट बनानी होती थी, वो डेवलपर के पास जाते थे। अब वो खुद कर लेते हैं थ्रू विक्स एंड अदर एप्लीकेशंस। कोलैबोरेशन अर्ली वेब डिजाइन वाज लेस इंटीग्रेटेड विद कंपनीज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, कस्टमर ट्रैक्शंस, एक्स्ट्रानेट्स, इंट्रानेट्स एंड सोशल नेटवर्किंग। पहले वेब डिजाइन में इतनी चीजें नहीं थी, मैंने पहले भी बोला था कि इतने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। अब आपको एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट को इंक्लूड करना है और भी डायनामिक एलिमेंट्स ऐड करने हैं। वेबसाइट्स वेयर सीन लार्जली एज अ स्टैटिक ऑनलाइन ब्रोशर और डेटाबेस कनेक्शन पॉइंट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ब्रॉडर स्कोप्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। मतलब पहले वे बैक लाइक 2000s में, 90s में वेबसाइट सिर्फ एक सिंपल पेज के होते थे, नॉर्मल फॉर्म्स फिलअप करने के होते थे, नॉर्मल टेक्स्ट होते थे। बट आज के डेट में ये एक ब्रॉडर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट को। Many websites are still disconnected from the broader project scope. As a result, many websites are needlessly difficult to use, indirect in their way of communicating, and suffer from a disconnected or ineffective bureaucratic information architecture. Form versus function. A web developer may pay more attention to how a page looks while neglecting other copywriting and search engine optimization functions such as the readability of the text, ease of navigating the site, or how easily the visitors are going to find the site. As a result, the designers may end up in disputes where some want more decorative graphics at the expense of key-rich texts, bullet lists, and text links. Assuming a false dichotomy that form and function are mutually exclusive overlooks the possibility of integrating multiple disciplines for a collaborative and synergistic solution. In many cases, form follows function. Because some graphics serve communication purposes in addition to aesthetics, how well a site works may depend on the graphic design idea as well as the professional writing considerations. ये पूरे पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेब डेवलपर होता है उसके सामने कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि कुछ डिजाइन दे आर नॉट सर्च फ्रेंडली, कुछ डिजाइन, कुछ ग्राफिक्स दे माइट लुक गुड टू द डिजाइनर, बट जब उसे वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो कई बार रीडेबिलिटी, मतलब लोगों को वो रीड करने में दिक्कतें आ सकती है, नेविगेशन करते वक्त वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। सेम बात है जो मैंने पहले कही थी कि जो डिजाइनर्स करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होती है कोडर्स के साथ में, क्योंकि आप मान लो कोई एक हैवी वीडियो है वो इंटीग्रेट करना चाहते हो वेबसाइट पर, लेकिन आपकी वेबसाइट की क्षमता ही नहीं है कि वो इतने भारी फाइल को अपने वेबसाइट पर चला सके। लेट्स से फाइल की साइज 560 मेगाबाइट की है, एमबी, वेयर एज आपकी वेबसाइट ओनली इट कैन फंक्शन एट 3 मेगाबाइट या 4 एमबी, 5 एमबी पर। अब ये हैवी वाली फाइल वो लोड तो करके दिखा नहीं सकता। तो बस ये छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में थोड़े थोड़े कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं कि कीवर्ड रिच टेक्स्ट ही नहीं यूज करा या बुलेट लिस्ट नहीं करा। तो इनका यही कहना है कि कई बार फॉर्म जो है, फॉर्म इज द लेआउट ऑफ द वेबसाइट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों पर। और कई बार क्या होता है कि फॉर्म से ज्यादा लोग इस पर ध्यान देते हैं कि जो वेबसाइट है वो सुंदर बना है या नहीं है, लोगों को वो अपील कर रहा है या नहीं है। कई बार ये भी कांस्टेंट आता है। While using a lot of graphics, a web page can load slowly. जो मैंने अभी बताया, अगर ज्यादा ग्राफिक्स होंगे तो वेब पेज नहीं लोड होगा, often irritating the user. This has become less of a problem as the internet has evolved with high-speed internet and the use of vector graphics. ये भी मैंने आपको बताया कि आज के डेट में हर चीज आसान है और इतनी स्मूथ है कि क्या बोले। However, there is still an ongoing engineering challenge to increase bandwidth and an artistic challenge to minimize the amount of graphics and their file size. मतलब अब ज्यादा ग्राफिक्स वेबसाइट पर लोड हो सकते हैं क्योंकि हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी है। And layout types. Layout refers to the dimensioning of content in a device display. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, तो ये इस तरह के फॉर्मेट्स को पोर्ट्रेट कहते हैं और इस तरह के फॉर्मेट्स को लैंडस्केप कहते हैं। जनरली लैंडस्केप मोड्स में टीवी आता है, कंप्यूटर स्क्रीन आती है, लैपटॉप स्क्रीन आती है, और इसे हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। पोर्ट्रेट में आती है टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्ले अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ।
The delivery of media in a content related stream. Web design layouts result in visual content frameworks. These frameworks can be fixed, they can be use units of measure that are relative, or they can provide fluid layout with proportional dimensions. कुछ वेबसाइट्स में अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ उसको मैं फ्लोटिंग वेबसाइट नहीं बना सकती, क्योंकि जो वीडियो की डायमेंशन होती है, लेट्स से 16:9 और 9:16 रेशियो की अगर मैंने वीडियो डाली है तो मेरी वेबसाइट फ्लोटिंग होगी, तो इन डिफरेंट डिवाइसेज इट विल फंक्शन डिफरेंट वे। जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन करा था, वेबसाइट छोटे स्क्रीन पर श्रिंक हो जाती है और बड़े स्क्रीन पर फैल जाती है। फ्लोटिंग वेबसाइट एडजस्ट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वेबसाइट्स 3 तरह के लेआउट में बन सकती है। दे विल यूज मेजर्स, यूनिट्स ऑफ मेजर यूज होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, द डिप्लॉयमेंट फ्लो चार्ट शुड एड्रेस कंटेंट लेआउट। डिप्लॉयमेंट फ्लो चार्ट मतलब जब हम कोडिंग वाले पार्ट में जाते हैं तब एक फ्लो चार्ट बनती है। आफ्टर मेकिंग प्रोटोटाइप, आफ्टर फाइनलाइजिंग कि किस तरह से दिखना चाहिए स्क्रीन, जो मॉकअप्स हमने देखा था, आफ्टर ऑल दीज एक कोडिंग की डिप्लॉयमेंट फ्लो चार्ट बनती है कि इस तरीके से कोडिंग करी जाएगी। तो वहां पर अब कोडिंग, दे आर कोड्स, राइट। एक फोटो कैसे एक वेबसाइट में फिट होगी वो एक कोडिंग के थ्रू ही होगी। उसमें मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर फोटो, फॉर वेबसाइट, कि वो किस मेजर से यूज हो। सो पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं पिक्सल मेजर, पिक्सल मेजर रिजल्ट इन pixel measure result in static content, em measure result in proportional content that is relative to font size, and percent measure results in fluid content that shrinks and grows to fit display windows। ये मैंने आपको बताया था। पिक्सल कंटेंट स्टैटिक कंटेंट के लिए यूज होता है, जैसे फोटोग्राफ्स हो गए, फोटोज हो गए, ठीक है जी। आपके और भी लाइक अदर कुछ आपको ऐड करना हो पिक्चर फॉर्मेट में, जैसे इलस्ट्रेशंस और बाकी चीज़ें हो गई, तो वो पिक्सल फॉर्मेट में होता है। एम मेजर्स मतलब जो आप फॉन्ट लिखते हो, हेडलाइन हो गई, सबटाइटल साइज हो गया, कंटेंट साइज हो गई, बॉडी साइज, पैराग्राफ साइज, ऐसे बहुत सारे साइजेस होते हैं। जैसे H1, H2, H3, इस हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसको हम EM मेजर में कैलकुलेट करते हैं। और परसेंट मेजर का इस्तेमाल होता है वेबसाइट बनाने में, कि कितना परसेंट कवर करेगा एक वेबसाइट व्हेन दे यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। ऑलराइट। Device. On the web, the designer has no control over several factors, including the size of the browser window. कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब मैं मान लो लेट्स से मेरी मदर का आंखों का प्रॉब्लम है एंड शी कैन नॉट सी टेक्स्ट ऑन द फोन, और उन्होंने बड़े फोन बना के रखे हैं अपने फोन पर। तो ये जो वेबसाइट है अगर वो खुलेगी उनके फोन में तो इट विल स्प्रेड, और उसको हमें स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब डिजाइनर। The web browser used, the input devices used, mouse, touch screen, voice, command, text, cell type, cell phone or others, and the size, design and other characteristics of the font that users have available and enabled on their device. इन सारी चीज़ों में वेब डिज़ाइनर का कोई रोल नहीं होता। अब मैं आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है, राइट। Unique manufacture and conflicting device contentions are further complicated by varying browser interpretations of the same content. सफारी में अगर मैं कोई कंटेंट ओपन करती हूँ और उसके कुछ प्लगइन्स दे आर नॉट कंपैटिबल विद सफारी ब्राउजर, तो उसमें चलेंगे नहीं। एंड इफ सम कंटेंट आर नॉट कंपैटिबल विद क्रोम, तो वो वहां भी नहीं चलेंगे। तो डिफरेंट ब्राउजर्स पर वेबसाइट डिफरेंट तरीके से काम करती है। एंड सम कंटेंट ऑटोमेटिकली कैन ट्रिगर ब्राउजर चेंजेस। Web designers do well to study and become proficient at removing competitive device and software markup so that web pages display as they are coded to display. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरिक मायर्स, a well-known educator and developer, is one of the many resources who have spearheaded HTML reset coding. While they cannot yet leave one local environment to control another, मतलब आप नहीं कुछ कंट्रोल कर सकते कि ये वेबसाइट इस ब्राउजर में कैसे काम करेगा या उस ब्राउजर में कैसे काम करेगा। तो what they have done, web designers can adjust target environments to remove much common markup that alters or corrupts their web content। मतलब जो हमने पढ़ा था ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, कंप्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स के, हम हमारे टारगेट ऑडियंस के कंपैटिबल सिस्टम्स को स्टडी करके उसके बाद वेबसाइट प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो अगर मेरा एज ग्रुप ऑफ यूजर्स है फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड टू 25 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड और 25 ईयर्स ओल्ड के एज ग्रुप के बच्चे फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, एंड दे आर वेरी अपडेटेड, तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, तो मेरी वेबसाइट वहां फिट होगी। तो उसी हिसाब से मैं अपना वेबसाइट बनाऊंगी। Being device manufacturers are highly protective of their patent markup, Myers and others caution that reset remains experimental. बट ये लिमिटेड ही यूज होता है। अब आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे वेबसाइट अगर बनानी है तब वहाँ ऑडियंस के कंप्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि अगर 75 प्लस कोई देख रहा है तो और उसको सिर्फ 1997 2000 बेस विंडोज चलाने आता है, तो आपको अपनी वेबसाइट भी उसी हिसाब से कोड करनी पड़ेगी कि मान लो अगर मेरी वेबसाइट इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन होती है तो वो किस तरह से होगी, तो वो भी आपको पहले स्टडी करके करनी है। बाकी वेबसाइट डिजाइनर्स की और कुछ वो कर नहीं सकते, ठीक है। ब्राउजर, इतनी देर से हम ब्राउजर की बातें कर रहे हैं। एक नया ब्राउजर था, हम जब 2010 की बात कर रही हूँ, फायरफॉक्स नाम है उसका, आजकल वो कम ही यूज होता है। A browser is used for testing your site. Firefox is the best browser for web development, followed by Safari.
फायरफॉक्स पहले होता था, अब तो देखो क्रोम आ गया है, ठीक है। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड करा, तो आई वुड गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि ये एआई एनेबल्ड है। आप जो भी सर्च करते हो ये क्विकली आपको एआई जनरेटेड सर्च देता है। ऐसा नहीं, आप नॉर्मल सर्च भी कर सकते हो और कोपायलट का भी इस्तेमाल करके अपना सर्च को और एक्सटेंसिव कर सकते हो। बेसिकली डेडिकेटेड सर्च आपको कोपायलट देता है। मान लो अगर मुझे कोई एक टॉपिक पे रिसर्च करनी है एंड आई कैन नॉट गो थ्रू अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, तो आई कैन गिव अ कमांड और प्रॉम्प्ट टू द कोपायलट इन माइक्रोसॉफ्ट एज कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर में टॉपिक है, इसको ढूंढ के दो, तो वो मुझे ढूंढ कर देगा। एआई का मतलब ये नहीं होता आप अपने क्लास के असाइनमेंट्स करो। एआई ब्राउजर बहुत ही अलग तरीके से भी यूज हो सकती है। एनीवेज, ये जो डेटा यहाँ लिखी है इट इज आई गेस ओल्ड डेटा है ये कंटेंट। तो सफारी जो है ये आईपैड और आईफोन्स में चलते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसे हम iOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट जिसमें यूज होता है उसको सिस्टम में विंडोज कहते हैं और फोन में एंड्रॉइड कहते हैं। ओके। टेक्स्ट एडिटर, अ टेक्स्ट एडिटर इज यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग दी वेबसाइट फाइल्स फॉर विंडोज गेट नोटपैड प्लस। जब वेबसाइट बनते हैं ना, आपने देखा था एचटीएमएल की जो मैंने कोडिंग कर रही थी तो एक नोटपैड था, फिर वो रन करके वो वेबसाइट आ रही थी राइट साइड पे, तो इसलिए विंडोज में एक सॉफ्टवेयर करते हैं नोटपैड की यूज करते हैं। और मैक जो है आईओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, तो उसमें स्मल्ट्रॉन और टेक्स्ट रैंगलर नाम की दो वेबसाइट टेक्स्ट एडिटर होते हैं। और Linux is also an operating system, उसके टेक्स्ट एडिटर should be already installed. Use Gedit if you are running Genome. Genome is a part of Genome के Linux के टेक्स्ट एडिटर होते हैं। Your invigilator might ask कि Mac का टेक्स्ट एडिटर क्या है, Windows का टेक्स्ट एडिटर क्या है और Linux का क्या है। So Windows का टेक्स्ट एडिटर है Notepad, ओके Windows का टेक्स्ट एडिटर है Notepad, Mac का है Smultron और टेक्स्ट Wrangler, ओके और आपका Linux का है जीनोम और केट, ओके। If you are running KDE, note Microsoft Word is a word processor, not a text editor. Do not use Microsoft Word for making websites. URL structure, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पूछेंगे इससे रिलेटेड। URLs are structured in such a way as to provide information about where files are located. Using URL scheme, you can determine what the specific URL is for a file on a web server. You can also apply this scheme in reverse. Given a specific URL, you can determine where the web page file is on the web browser. For example, each URL has 4 parts: the protocol, domain, path, file. Let's analyze a sample URL. ये HTTP मैंने आपको बता दिया था, राइट? HTTP आपको बता दिया था। ये जो डॉट था इसे हम कहते हैं पाथ। उसके बाद www डॉट आपका ये डोमेन है, www.example.com ये डोमेन है, ओके। और पब्लिक में आपका ब्लॉग, ये पब्लिक है आपके इस वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग है ये पब्लिक के अंदर, 2008 है ब्लॉग के अंदर, और entry.html फाइल है 2008 के अंदर, ठीक है। द URL इज इन ग्रे, वैसे है नहीं। दिस इंडिकेट दैट वी आर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। द URL इज इन ब्लैक, दिस इंडिकेट्स फैमिली ऑफ द वेबसाइट्स दैट दिस वेब पेज इज ऑन, ठीक है। ब्लू कुछ दिखा रहे वो हो नहीं रहा। दिस इंडिकेट्स द पाथ ऑफ डायरेक्टरीज वी ट्रैवल डाउन टू रीच द वेब पेज फाइल। मतलब ये जो बेसिकली मैं आपको खुद ही कलरिंग करके बता देती हूँ क्योंकि आपकी फाइल में है नहीं। तो दे आर सेइंग के ये आपके जो ग्रे कलर है, दिस इज ग्रे, ये ब्लैक वाली चीज है। The URL in green, this indicates that the web file is called entry.html located in the directory specified by the path. इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे डाइसेक्ट करें तो ये http डॉट डॉट स्लैश बैक स्लैश ये प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। अगर आपका लैन फाइल है तो हम यहाँ FTP यूज करते हैं, FTP। अगर ये लैन फाइल हुआ तो मतलब आपके इंटरनेट में है तो। उसके बाद फॉर इंटरनेट वी यूज HTTP, फॉर इंटरनेट वी यूज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑलराइट। www.example.com ये इतना से इतने दूर तक इज द डोमेन नेम, इसकी हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। अब इस वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं ये पब्लिक लिखा होगा। जब हम इसके अंदर पब्लिक को क्लिक करेंगे तो पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉग लिखा होगा। फिर जब हम ब्लॉग को क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं 2008 लिखा होगा और 2008 में कहीं ना कहीं entry1.html लिखी होगी। तो entry1.html 2008 के पेज में होगा और ये 2008 का पेज ब्लॉग में होगा और ये ब्लॉग पब्लिक वाले पेज में होगा। पब्लिक वाले पेज में ये होम पेज में होगा। आई बात समझ में? वी नो पेजेस से वेबसाइट बनती है। सो दिस इज हाउ अ URL इज। अब आपसे पूछेंगे कुछ तो आई होप आप आंसर दे पाओगे। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। गॉड ब्लेस यू।